नमस्कार। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले अपनी एनसीईआरटीज को कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटीज को कंप्लीट करने के बाद में इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी कोई सी भी स्टैंडर्ड्स बुक हो, जितनी भी स्टैंडर्ड्स बुक की आपको ज़रूरत होती है, उन सभी की समरी भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो निसंदेह अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। लेकिन यूपीपीसीएस के अलावा भी अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर बहुत सारा मटेरियल काफ़ी डिटेल्ड वे में डाला हुआ है। तो वहाँ से अगर आपको पसंद आती हैं चीज़ें, अगर आपकी समझ में आती हैं तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। आज हम क्लास 10th इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार या कंज्यूमर राइट्स। एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, चाहे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, चाहे आपकी दैनिक जीवन की सामान्य जानकारी के लिहाज से बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सभी लोग, चाहे आपकी बात की जाए, चाहे मेरी बात की जाए और चाहे आपको अपने आसपास जितने भी लोग दिखाई देते हैं, वो सभी लोग किसी न किसी रूप में चीज़ों को कंज्यूम करने वाले लोग हैं, चीज़ों को उपभोग करने वाले लोग हैं। यानी हम सभी लोग क्या हैं, किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। ठीक है। तो बाजार में अपनी ज़रूरत के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है। और जो कंज्यूमर या उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादित अंतिम वस्तुओं का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। अब ये अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं पता है, पहली बार इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पर आए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान करके चलिए कोई किसान खेत में गेहूँ उगा रहा है और उस गेहूँ से क्या बनाया जा रहा है, आटा बनाया जा रहा है। फिर उस आटे से क्या बनाया जा रहा है, बिस्किट बनाया जा रहा है। तो बिस्किट जो है वो अंतिम उत्पाद है जो मार्केट में आ रहा है, जिसको हम खरीद रहे हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। तो जनरली जो उपभोक्ता होते हैं वो अंतिम वस्तुओं का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उपभोक्ता आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में उपभोक्ता आ गया है तो उत्पादक को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हमारी इकोनॉमी के मुख्यतः 3 स्तंभ होते हैं: कृषि सेक्टर, उद्योग सेक्टर, सेवा सेक्टर। इनको भी हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर और ये प्राथमिक सेक्टर होता है आपका, उद्योग सेक्टर द्वितीयक सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर तृतीयक सेक्टर होता है। तो कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले ऐसे लोग जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके उत्पादक। ठीक है, आप अलग-अलग चीज़ों का उपभोग करते हैं। देखो, कृषि से जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनका भी हम उपभोग करते हैं। उद्योगों से जो चीज़ें बनाई जा रही हैं उनका भी हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। सर्विस सेक्टर से जितनी भी सर्विसेज हमको मिल रही हैं, हम उस सर्विसेज का उपभोग भी कर रहे हैं। तो ये जो प्रोड्यूस हो रही चीज़ें, चाहे किसी भी सेक्टर से हों, चाहे कृषि सेक्टर से हों, चाहे आपके उद्योग या विनिर्माण सेक्टर से हों, चाहे सर्विस सेक्टर से हों, तो इन चीज़ों का जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, इन चीज़ों का उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर या उत्पादक। अब आपने देखा होगा कि बाजार में जो उपभोक्ता होते हैं, यानी जो कंज्यूमर होते हैं, उनका अलग-अलग तरीके से शोषण किया जाता है। ये चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है कि जो उपभोक्ता हैं, उनका शोषण किस तरीके से किया जा रहा है और उनके शोषण को किस तरीके से रोका जा सकता है और सरकार ने समय-समय पर इनके शोषण को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय अब तक किए हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, बाज़ार में जब भी हम चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कभी-कभी जो व्यापारी होते हैं, उनके द्वारा अनुचित व्यापार के तरीके अपनाए जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप मार्केट से मान करके चलिए, वेट करवा के कोई 1 केजी या 2 केजी कोई सामान लेकर के आए और आपने घर पर उसको वेट करके देखा तो पता चला वो 1 केजी से कम है, यानी जितना आपने लिया था उससे कम है। तो कभी-कभी दुकानदारों के द्वारा या जो बिक्री करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा उचित वज़न से कम वज़न तोल दिया जाता है। इस तरीके से भी उपभोक्ताओं का या कंज्यूमर्स का शोषण किया जाता है। कभी-कभी अनावश्यक शुल्कों का आरोपण भी वस्तुओं पर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने कभी-कभी देखा होगा या आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई होगी कि मान करके चलिए आप मार्केट से कोई वस्तु खरीद करके लाए जिस पर एमआरपी ₹20 लिखा हुआ है। उसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो ₹20 लिखा हुआ है, लेकिन आपने वो चीज़ खरीदी ₹25 में। ठीक है? और दुकानदार के द्वारा ये कहा गया कि अब ये चीज़ जो है, जो आप खरीद रहे हैं, इसकी रेट जो है, इसका मूल्य जो है वो बढ़ गया है। ठीक है? इस तरीके से भी आपने कभी न कभी मार्केट में देखा होगा। तो अनावश्यक रूप से कुछ ऐसे शुल्क या ऐसे टैक्सों का आरोपण किया जाता है।
उस तरीके से भी कंज्यूमर्स का शोषण किया जाता है। कभी-कभी मिलावटी और दोषपूर्ण वस्तुओं की बिक्री की जाती है। जैसे आप जनरली आप देखोगे बाज़ार से आप जो घी लेकर के आते हैं मार्केट वाला, उसमें बहुत सारी मिलावटें होती हैं। ऑयल जो एडिबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, उसमें भी बहुत सारी प्रकार की चीज़ों की मिलावट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम मिलावटी तत्वों को पाते हैं। तो मिलावटी और दोषपूर्ण वस्तुओं की बिक्री के द्वारा भी कंज्यूमर्स का शोषण किया जाता है। और एक चीज़ जो आपने विशेष रूप से देखी होगी, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है? बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं उपभोक्ताओं को अट्रैक्ट करने के लिए, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर मीडिया के द्वारा जो विज्ञापन आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है? उनके द्वारा एक गलत मैसेज आप तक पहुँचाया जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है? जैसे सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल आप प्रसाधन वस्तुओं पर ही ले सकते हैं, जो कॉस्मेटिक कंपनी है, उन पर ही ले सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जो व्यक्ति है, किसी का कलर जो है वो डार्क है, किसी का फेयर है, तो आपने देखा होगा बहुत सारी क्रीम वगैरह का, बहुत सारे फेस वॉश, इन सारी चीज़ों का विज्ञापन आपको समय-समय पर टेलीविज़न या मीडिया के माध्यम से आपको देखने को मिलता होगा। तो वो लोग ये दावा करते हैं कि इस क्रीम को लगाओगे तो आप अफ्रीकन से बिल्कुल क्या हो जाओगे, यूरोपियन हो जाओगे, आप ब्रिटेन के आदमी हो जाओगे, आप इतने काले हो, आपको ये 5 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 दिन में गोरा कर देगी। तो ये क्या है कि जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है? गलत इन्फॉर्मेशन जो है बड़ी-बड़ी कंपनियों के द्वारा फैलाई जाती है उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए। तो इस तरीके से भी उपभोक्ता का शोषण किया जाता है, क्योंकि लोग फिर उन विज्ञापनों से अट्रैक्ट होकर के, उस सूचना से अट्रैक्ट होकर के वो चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन उसका कोई भी लाभ उनको नहीं होता है, उनका पैसा जो है वो वेस्ट चला जाता है, ठीक है? अगला टॉपिक आता है आपका उपभोक्ता आंदोलन। ये जो चीज़ें बड़ी प्रचंड मात्रा पर चल रही थी, जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात की, चाहे व्यापारियों के द्वारा अनुचित व्यापार की बात की जाए, उचित वज़न से कम वज़न तोलने की बात की जाए, अनावश्यक शुल्कों के आरोपण की बात हो, मिलावटी वस्तुओं की बिक्री की बात हो, तो ऐसे ही 60 के दशक से पहले की बात है, तो 60 के दशक में 1960 के आसपास से पहले का जो समय है, वहाँ पर आप देखेंगे जो कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं होता था। ठीक है? तो मार्केट में जो सेलर होते हैं, विक्रेता होते हैं, वो अपनी मन मर्जी से चीज़ों को बेचते थे, जैसा उनका मन आ रहा है उस तरीके से वो चीज़ों को बेचते थे। तो धीरे-धीरे जब लोग इसके बारे में अवेयर होना स्टार्ट हुए, उपभोक्ता जब इसके बारे में जागरूक होना स्टार्ट हुए, तो 1960 के दशक में एक कंज्यूमर मूवमेंट का जो है उदय होता है। उपभोक्ता आंदोलन का क्या होता है, उदय होता है। और उदय क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे? तो कारण अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे सारी चीज़ें, ठीक है? जो उपभोक्ताओं के शोषण के तरीके, तो वो भी उसके कारणों में देखे जा सकते हैं, ठीक है? और वही चीज़ें हैं जिसके कारण ये उपभोक्ता आंदोलन क्या हुआ, उदय हुआ। तो अनैतिक और अनुचित व्यवसाय, ठीक है? उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के कारण भी उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। और इस टाइम पर हम 1960 के दशक की बात करें, तो इस टाइम पर खाद्य की बड़ी कमी से हमको जूझना पड़ रहा था, और उसके पीछे जमाखोरी या कालाबाज़ारी, चीज़ों का जो कहते हैं ना, ब्लैक में चीज़ों को बेचना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थीं। तो कहीं न कहीं उपभोक्ता आंदोलन का जन्म इसी कारणवश हुआ, और खाद्य पदार्थों में मिलावट वगैरह की समस्याएँ भी देखी जा रही थीं। तो 1960 के दशक में कंज़्यूमर मूवमेंट का उदय होता है। पर धीरे-धीरे समय गुज़रता जाता है, और 1970 के दशक तक जो उपभोक्ता संस्थाएँ होती थी, उनके द्वारा वृहत स्तर पर, एक बड़े लेवल पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन प्रारंभ हो चुका था। मतलब जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, वहाँ पर जो इन चीज़ों के बारे में जो है आलेख लिखे गए, इसके साथ-साथ प्रदर्शन भी हुए इन लोगों की जो गलत चीज़ें थीं, अनुचित व्यवसाय, जमाखोरी, कालाबाज़ारी, इनके खिलाफ। तो 1970 के दशक तक जो हमारा कंज़्यूमर मूवमेंट था, वो एक अपने कह सकते हैं कि कहाँ पर पहुँच चुका था, चरम पर पहुँच चुका था। और धीरे-धीरे जब ये आंदोलन ने बड़ा रूप लिया, तो कहीं न कहीं सरकार को भी इसके बारे में जागरूक होना पड़ा, सरकार भी इसके बारे में अवेयर हुई। तो इसी के परिणाम स्वरूप 1986 में, 24 अक्टूबर 1986 में एक एक्ट आया, जिसको उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है, संक्षेप में इसको कोपरा। कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? सीओ मतलब कंज्यूमर, पीआर मतलब प्रोटेक्शन, ए मतलब एक्ट। तो 24 अक्टूबर 1986 को एक एक्ट लाया गया, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा, जिसको संक्षेप में हम कहते हैं। क्योंकि ये 24 अक्टूबर को लाया गया था और उपभोक्ता की संरक्षणों से संबंधित था, तो इसी वजह से हम 24 ऑफ अक्टूबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक और संस्था का नाम आता है उपभोक्ता इंटरनेशनल,
ठीक है, ये क्या है कि जितनी भी कंज्यूमर संस्थाएं होती हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात हम कर रहे हैं, तो उपभोक्ता संस्थाएं जितनी भी हैं उन सभी के संरक्षक के रूप में काम करता है आपका उपभोक्ता इंटरनेशनल, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त दिशा निर्देशों को अपनाने का काम किया था। और देखा जाए तो जो उपभोक्ता इंटरनेशनल संस्था है, ये 115 से भी ज़्यादा देशों के लगभग 220 संस्थाओं की एक संरक्षक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। ठीक है, वस्तु की बात की जाए या सर्विसेज की बात की जाए, जिन चीज़ों का आप कंज्यूम करते हैं, जिन चीज़ों को आप उपभोग करते हैं, उनके बारे में कौन कौन सी जानकारी ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जानकारियों के संबंध में तो बात करेंगे, लेकिन इन जानकारियों की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी होगी तो कहीं न कहीं आप अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं, और आप ही अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। अगर आप अपने अधिकारों के संरक्षण के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो कोई भी संस्था आपके अधिकारों के संरक्षण में आपकी मदद नहीं करेगी। तो वस्तु जो हम मार्केट से खरीदते हैं उन पर बहुत सारी जानकारियाँ लिखी होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन पर दी गई होती है। जैसे कि अगर आप कोई भी पैकेज्ड प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, जैसे मान करके चलिए आप जूस ही खरीद करके ला रहे हैं, जैसे वर्तमान में एग्जाम्पल लूँगा मैं रियल जूस का। ठीक है, तो रियल जूस का एग्जाम्पल अगर आप लें तो वहाँ पर उसमें लिखा होगा कि उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसके अवयव कौन कौन से हैं। देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि भ्रामक तरीके से चीज़ों का विज्ञापन कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है, और कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में शोषित हो जाते हैं, उनका शोषण हो जाता है। जैसे कंपनी क्या करती है, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे नाम उनके रखती है या इस तरीके से उनका विज्ञापन करती है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे रियल जूस की मैं बात कर रहा था, तो देखिए उसके नाम के आगे ही उन्होंने क्या लिख दिया, रियल। जूस के नाम के आगे ही क्या लिख दिया गया, रियल लिख दिया गया। रियल मतलब आदमी इसके दिमाग पर क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई रियल मतलब ये वास्तविक, ये ओरिजिनल जूस है। ठीक है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो पी रहे हैं उनसे बढ़िया ये पड़ेगा, भाई ये रियल है। ठीक है, क्योंकि उसके नाम के आगे ही रियल जोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी चेंज हो गई दिमाग की। आदमी ये सोचने लगा कि यही मतलब एक अच्छी चीज़ है, रियल जूस हमको कंज्यूम करना चाहिए, रियल जूस हमको पीना चाहिए। लेकिन कभी अगर आपने उसके कंपोनेंट्स या उनके अवयवों को देखा होगा, आप अगर जैसे देखें मार्केट जाएं, एक 20 रुपए का छोटा पाउच लें पीने के लिए, और उसके कंपोनेंट देखेंगे, जैसे मैं पोमेग्रेनेट की बात करूं, जैसे अनार वाले जूस की बात करूं जो रियल जूस प्रोडक्ट करता है, तो उसमें आप देखेंगे कि अनार के पल्प की वैल्यू जो है, उसमें मात्रा जो है वो 15 से 20% होगी, केवल 15 से 20%। 100% जो आपका कंटेंट है उसमें से 15 से 20% केवल रियल पल्प होगा अनार का। उसके बाद में आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल केमिकल वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें मिला मिलू के वो तैयार कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो इसी वजह से जब भी हम बाजार से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बाजार से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमको उसके ऊपर छपी हुई जो भी जानकारियां हैं उनके बारे में अवेयर होना चाहिए, उसके बारे में हमको देखना चाहिए। तो हमको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, उसके कंपोनेंट देखने चाहिए, अवयव देखने चाहिए, किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। दिशा निर्देश, उसको यूज़ करने के जो दिशा निर्देश हैं उनको देखना चाहिए। दिशा निर्देश विशेष रूप से आप मेडिकल जो चीज़ें खरीदते हैं, मेडिकल से, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ वगैरह, सिरप वगैरह, ड्रॉप वगैरह जो भी खरीदते हैं, तो उसको यूज़ करने के डायरेक्शंस उस पर लिखे हुए होते हैं, दिशा निर्देश उस पर लिखे हुए होते हैं, मूल्य भी लिखा होता है। ठीक है, मूल्य जैसे आप देखते हैं ना, तो मूल्य पे आपने देखा होगा कि एमआरपी लिखा होता है। हर वस्तु पर एमआरपी लिखा होता है, और एमआरपी का मतलब क्या होता है, एम मतलब मैक्सिमम, आर मतलब रिटेल, पी मतलब प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका मतलब क्या है? हो सकता है आप इसके बारे में अवेयर हों, लेकिन अगर नहीं है तो अवेयर यहाँ से हो सकते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब है अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, उसको हिंदी में बोलेंगे अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये वस्तु इतनी कीमत की है। उसका मतलब ये है कि ये वस्तु मैक्सिमम इतने रुपए तक बेची जा सकती है, इसके ऊपर नहीं बेची जा सकती। यानी अगर आप समझ पाए हों तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट से कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उस पर जो एमआरपी लिखी है उस पर आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। यानी आपको अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो एमआरपी से कम पर भी वो चीज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि वो एमआरपी जो लिखा हुआ है वो केवल ये निर्देशित करने के लिए है कि ये वस्तु इतने से ज़्यादा कीमत पर नहीं
बेची जा सकती है। तो ये एमआरपी वाली चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। प्रभाव क्या होंगे, खास करके जो कह सकते हैं दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं उसके प्रभाव भी उस पर देखने को मिलते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप इसको अगर कंज्यूम करते हैं, आप अगर इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो इसके ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। बैच संख्या देखनी चाहिए उसकी। और अगर आप कुछ देखें या न देखें, लेकिन 2 चीज़ तो आप देख ही लिया करिए। एक तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कि वो वस्तु कब निर्मित की गई, और उसकी अंतिम अवसान तिथि क्या है, उसे कब तक यूज़ किया जा सकता है, जिसको जनरली आप एक्सपायरी डेट करके बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ज़रूर देखा कीजिए। इसके अलावा मात्रा, यानी जो आप चीज़ खरीद रहे हैं उसकी जो कुल वैल्यू है वो कितनी है, कितने रुपए में आपको कितनी चीज़ मिल रही है, उसका यूज़ कैसे किया जाएगा, और उसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी या व्यक्ति विशेष कौन है। ये क्यों ज़रूरी है कि अगर आप मान करके चलिए आप कोई दवाई वगैरह खरीद करके लाए और आपको उससे कोई नुकसान हो गया, ठीक है, आपको उससे कोई इन्फेक्शन हो गया, जो बाज़ार में विक्रेता है उसने आपको गलत चीज़ दी, तो कहीं न कहीं आप उस विक्रेता को या फिर उस दवाई को मैन्युफैक्चर करने वाले व्यक्ति को कहाँ ले जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में ले जा सकते हैं, उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ से आपने खरीदा है, क्या है, तो ये कहीं न कहीं साक्ष्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसको आपको पता होना चाहिए, और ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तभी वहाँ पर आप कंज्यूमर फोरम में इनके खिलाफ जो है साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए 2005 में एक एक्ट आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ये चाहे सरकारी संस्थाओं की बात करें, चाहे आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी किसी भी डिपार्टमेंट से माँगते हैं, तो आपको उस डिपार्टमेंट से वो जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है आरटीआई 2005 के तहत। इसके अलावा एक चुनने का अधिकार भी होता है। ये चुनने का अधिकार क्या है? आपने कभी-कभी मार्केट में देखा होगा कि मान के चलिए आप एक सिलेंडर खरीदने जा रहे हैं, गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं, और गैस सिलेंडर वाला ये कह रहा है कि गैस सिलेंडर साहब आपको तब मिलेगा जब आप इसके साथ में ये चूल्हा खरीदेंगे। मतलब ज़बरदस्ती आपके ऊपर कोई चीज़ थोपी जा रही है। जैसे मार्केट में गए, आप टूथपेस्ट लेने गए, और टूथपेस्ट वाला ये कह रहा है कि टूथपेस्ट आपको तब मिलेगा जब आप इसके साथ में ये ब्रश भी खरीदेंगे। तो कहीं न कहीं जब आपके ऊपर कोई चीज़ थोपी जा रही है, तो क्या हो रहा है? आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो चुनने का अधिकार क्या है कि उपभोक्ता जो होता है, कंज़्यूमर जो होता है, आप या मैं, कोई भी व्यक्ति वस्तु के विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। उसका जो मन आएगा वो चीज़ वो खरीद सकता है, और वस्तु खरीदने के लिए उसके ऊपर कोई भी अनावश्यक प्रेशर नहीं डाला जा सकता, अनावश्यक दबाव नहीं डाला जा सकता। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं, इस तरह की घटना अगर आपके साथ होती हैं, तो आपको न्याय पाने के लिए कहाँ पे जाना चाहिए? उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो उसके लिए क्या बनाई गई हैं? उपभोक्ता अदालत बनाई गई हैं, जिन्हें कंज्यूमर कोर्ट्स कहते हैं। और इसके अलावा जैसे अभी हम बात कर रहे थे 1986 में जो एक एक्ट आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंतर्गत एक न्यायिक तंत्र की स्थापना भी की गई है, ठीक है? वो न्यायिक तंत्र आपके जिला लेवल पर काम करता है, स्टेट लेवल पर काम करता है, और नेशनल लेवल पर भी काम करता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ से आप देखेंगे। कोपरा 1980 के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है, जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। जिला स्तर पर जो तंत्र काम करता है, उसका जो न्यायालय होता है, उसको क्या कहा जाता है? जिला केंद्र कहा जाता है। ऐसे ही स्टेट लेवल पर जो न्यायालय का काम करता है, उसको राज्य आयोग कहा जाता है, और राष्ट्रीय स्तर पर ये काम कौन करता है? राष्ट्रीय आयोग करता है। अब ये तीनों तंत्र जो हैं, ठीक है? त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र जो है, ये किस-किस तरीके से मुकदमों का निवारण करता है? तो अगर कोई भी मुकदमा 20 लाख रुपए तक की दावेदारी से जुड़ा हुआ है, तो वो जिला केंद्र तक जाएगा। अगर कोई मुकदमा 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम की दावेदारी से रिलेटेड है, यानी 20 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो इस रेंज का जो कोई मुकदमा होगा वो राज्य आयोग देखेगा, और 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से जुड़े हुए जितने भी मुकदमे होंगे वो राष्ट्रीय आयोग के द्वारा देखे जाएंगे, ठीक है? तो ये त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र है। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक चीज़ें कौन-कौन सी हैं? आप एक अवेयर कंज्यूमर हैं, तो आपको क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए? आपको क्या-क्या करना चाहिए ताकि आप एक अवेयर कंज्यूमर बन सकें? सबसे पहले तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए कि एक उपभोक्ता के रूप में आपके कौन-कौन से अधिकार हैं। निपुणता और ज्ञान की ज़रूरत है। निपुणता और ज्ञान की ज़रूरत है। निपुणता और ज्ञान अगर आपके अंदर होगा तो आप चीज़ों को देख कर के खरीदेंगे। जो वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उनके बारे में आपको पता होगा, अगर आपके अंदर निपुणता और ज्ञान है, ठीक है?
इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आईएसआई, एग मार्क या हॉलमार्क जैसी चीज़ें छपी हुई होती हैं, लोगो वगैरह छपा होता है। हालाँकि ये जो आईएसआई, एग मार्क या हॉलमार्क का लोगो होता है, ये सभी प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी नहीं होता। ये जनरली ऐसे प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन से जुड़े हुए हैं या स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, उसको स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है? तो उन उत्पादों पर आईएसआई, एग मार्क या हॉलमार्क का लोगो लगा होता है। ठीक है? ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे एलपीजी सिलेंडर। अब एलपीजी सिलेंडर आपकी प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर आपने कहीं पे भी बिना टेस्ट किया हुआ या टेस्टेड नहीं है वो, और कोई लीकेज सिलेंडर अगर आपने खरीद लिया, तो ये कहीं न कहीं आपकी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा फूड कलर्स आप देखे होंगे, फूड कलर जो खाद्य रंग होते हैं। जैसे आप मार्केट में मिठाई खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी रंग-बिरंगी मिठाइयाँ आपको आकर्षित करती होंगी, ठीक है? अब दूध तो एक ही कलर का होता है भैया, और जनरली मिठाइयाँ दूध वगैरह से ही बनती हैं मैक्सिमम। तो दूध तो एक ही कलर का होता है, वाइट कलर का, तो मिठाइयाँ वाइट कलर के आसपास होनी चाहिए, लेकिन आपको लाल, पीली, काली, हरी, गुलाबी बहुत सारी मिठाइयाँ आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो वो क्या है, उसमें आर्टिफिशियल कलर जो फूड कलर होते हैं, वो उसमें मिक्स्ड किए जाते हैं। तो फूड कलर्स की भी क्वालिटी होती है। कुछ फूड कलर ऐसे होते हैं जो नेचुरल चीज़ों से बनाए जाते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। लेकिन कुछ फूड कलर ऐसे होते हैं जो बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं, और वो कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं हैं, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो फूड कलर लेते हैं तो उन पर ये लोगो वगैरह आपको चेक करना चाहिए। सीमेंट, ये भी आपकी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। अगर आप बिना लोगो, बिना आईएसआई, एग मार्क या हॉलमार्क के लोगो वाला सीमेंट खरीद करके लाते हैं, और वो इतना पावरफुल नहीं है कि आपने मकान बना करके खड़ा किया और एक ज़ोर कैसा तूफ़ान आया, एक कह सकते हैं तेज़ आँधी आई और वो दीवार ही उसकी सटक गई, गिर गई, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपकी सुरक्षा को प्रभावित करने वाला चीज़ है। और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आजकल मार्केट में आपने देखे होंगे बहुत सारे जो ऐसी कंपनियाँ भी हैं, कुछ अच्छी कंपनियाँ भी हैं जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर सेल करती हैं, जो पहले से ही काफ़ी अच्छे नाम हैं जिनके, लेकिन उन्हीं को कह सकते हैं, उन्हीं के नाम को तोड़-मरोड़ के, जैसे आपने बिसलरी का मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो बिसलरी की इतनी सारी बॉटल्स आपने देखी होंगी पानी की, कोई बिलसेरी बन गई है, मतलब एकाध उसमें से जो अल्फ़ाबेट है उसको चेंज करके उसका नाम चेंज करते हैं, जिसको आप मतलब जनरली देख ही नहीं पाएँगे, क्योंकि वो बी से ही स्टार्ट हो रहा होगा, लगभग कह सकते हैं देखने में ऐसा ही लगेगा। तो बहुत सारी ऐसी जो अच्छी कंपनियाँ हैं, जैसे बिसलरी हो गई, एक्वाफिना, किनले वगैरह हो गया, तो इनकी कॉपी जो है वो मार्केट में बहुत सारी आ गई हैं, जो खराब पानी जो है बोतलों में देते हैं, उसी रेट में देते हैं, जिसको आप जल्दी से खरीदने के चक्कर में देख नहीं पाते हैं, और कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य को आप प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है? तो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर लोगो वगैरह आपको देखना चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, आपको पता है गवर्नमेंट ही अब इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयर है, लेकिन फिर भी उपभोक्ताओं की जो समस्या होती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके निवारण में कठिनाइयाँ फिर भी आती हैं। और उपभोक्ताओं की समस्या के निवारण में आने वाली कठिनाइयों के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रोसेस है इस निवारण प्रक्रिया का, वो काफ़ी जटिल है और काफ़ी खर्चीला भी है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हमको न्यायालय में इसके लिए दावा दायर करने के लिए या केस लड़ने के लिए वकील की भी आवश्यकता होती है, और वकीलों की मोटी-तगड़ी फीस, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस प्रोडक्ट की दावेदारी के लिए या जितने पैसे की दावेदारी के लिए आपने केस किया, उससे ज़्यादा तो वकील ही ले गया। तो कहीं न कहीं ये जटिल प्रक्रिया है और खर्चीली भी है, तो इस वजह से उपभोक्ता इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा न्यायिक तंत्र जो भारत का है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मुकदमे हैं जो 20-20 साल से लंबित पड़े हुए हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया जो है, ये कैसी है, काफ़ी लंबी है। इतनी जल्दी आपको न्याय नहीं मिल पाता है। तो कहीं न कहीं आदमी सोचता है कि यार इतनी छोटी-सी चीज़ के लिए हम क्या करेंगे कि न्याय प्रक्रिया का सहारा लेंगे। 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल तक केस क्लियर हो नहीं पाता है। न्यायिक प्रक्रिया लंबी है, तो वो इन झंझटों में पड़ना पसंद नहीं करता, कोई भी कंज़्यूमर, कोई भी उपभोक्ता। ठीक है? मान कर के चलिए, आपने भी देखा होगा, आपने मार्केट से कोई चीज़ खरीदी, वो खराब निकल गई, तो क्या आप में से कोई व्यक्ति उसके लिए केस करने जा रहा है? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं बनाई तो गई हैं, लेकिन इनका जो क्रियान्वयन है वो ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। ये प्रोसेस जो बहुत लंबे हैं, जटिल हैं, खर्चीले हैं, तो सामान्य व्यक्ति जो है इनकी तरफ जो है नहीं ध्यान देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम जो परचेज़िंग करते हैं वो बिना रसीद के करते हैं। आपने देखा होगा, आप में से कितने ऐसे सारे लोग हैं जो मार्केट से चीज़ें खरीद करके लाते हैं, उसका एक ओरिजिनल बिल माँगते हैं दुकानदार से, एक ओरिजिनल रसीद प्राप्त करते हैं। कोई नहीं खरीदता, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पर वो मिडल और लोअर मिडल क्लास है। और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग जनरली जो चीज़ें खरीदते हैं वो एक सामान्य जो बाज़ार होते हैं, छोटे मार्केट्स जो होते हैं, वहाँ से खरीदते हैं, और वहाँ पर कोई भी रसीद इनको नहीं दी जाती, और ना ही ये लोग उनसे रसीदें माँगते हैं।
जब आपके पास किसी भी चीज़ की कोई रसीद ही नहीं है और कल उस चीज़ का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पास पड़ा, आपके पास कोई बिल नहीं है, आपके पास कोई रसीद नहीं है, तो आप किस बेस पर कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं? आप किस तरीके से उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर आपको इन चीज़ों को रखने के लिए एक प्रूफ़ की आवश्यकता होगी, साक्ष्य की आवश्यकता होगी, और आपने तो सामान बिना रसीद के खरीदा है, तो कहीं न कहीं साक्ष्य जुटाने में इससे क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। एक और कारण है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, नो डाउट ये आज से 25 वर्ष से पहले, मतलब आज से अगर आप बैक में जाएँ तो 25 साल से ज़्यादा हो गए इसको आए हुए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे या आप अपने ऊपर ही इसको अप्लाई करके देखिए, आप में से कितने लोगों को पता था कि ये जो कोपरा है ये इसके लिए काम करता है, या कोपरा एक्ट के बारे में आप में से कितने लोगों को पता है? ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से मैक्सिमम लोग हम हैं, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, आप में से भी मैक्सिमम लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होंगे। तो वहाँ पर आप देखिए, लोगों से पूछ करके देखिए कितने लोगों को कोपरा के बारे में पता है। तो ये कहीं न कहीं क्या है कि 25 वर्ष से ज़्यादा हो गए कोपरा को आए हुए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आए हुए, लेकिन 25 साल से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद भी इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इसके साथ-साथ असंगठित क्षेत्र में नियम और कानूनों की अवहेलना भी उपभोक्ता समस्या निवारण में कठिनाइयों का कारण बनती है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि क्लास अगर आपको पसंद आता है, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई लगती हैं, तो आप अपनी जो फीडबैक है, रिव्यू है, रिस्पॉन्स है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिए। और आप लोगों का इतना ज़्यादा कह सकता हूँ मैं, थोड़ा-सा आप भी अवेयर नहीं हैं। आप अवेयर कंज़्यूमर नहीं हैं। कहीं न कहीं मैं भी आपको किसी न किसी सर्विस या प्रोडक्ट को यहाँ पर दे रहा हूँ। बस फ़र्क ये है कि मैं आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप अवेयर उपभोक्ता नहीं हैं, आप अच्छी चीज़ों की वैल्यू नहीं समझते हैं। और इसी वजह से मैंने देखा है कि मैं जो एनसीईआरटी इतनी मेहनत से नोट्स लेकर के बना रहा हूँ, और इस गारंटी के साथ भी बना रहा हूँ कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हालाँकि एनसीईआरटी आपको चैनल, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर जो एनसीईआरटी को कवर कराए हुए हैं। इवन जो बड़े-बड़े यूपीएससी के संस्थान हैं वो भी एनसीईआरटी को कवर किए हुए हैं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि उन्होंने सीधे बुक को लेकर के एनसीईआरटी आपको पढ़ाई है। मैंने भी देखा है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। इसी वजह से मैंने एक नए तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ाना स्टार्ट यहाँ पे किया था। तो मैंने भी देखा था जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन्होंने एनसीईआरटी को एज़ इट इज़ बुक को उठा करके जो अपना उनका जो भी डिजिटल पैनल होता है, वहाँ पर उसको सेट करके वो सीधे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को चले गए हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप नोट्स मेकिंग सीखें। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा भैया। बिना लिखे आप पीसीएस नहीं बन सकते। ये बिल्कुल कह सकते हैं अटल सत्य है। ये कभी बात झूठ नहीं हो सकती। तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा-सा लिखना सिखा रहा हूँ कि आप नोट्स किस तरीके से बनाएँ, क्या करें, किस तरीके से चीज़ों को समझें। तो जिस तरीके से एनसीईआरटी मैं आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, उस तरीके से मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी इतनी मेहनत करके एनसीईआरटी आपको फ्री में यूट्यूब पर नहीं पढ़ाएगा। ठीक है? तो इसकी वैल्यू समझिए। और ये मैं अ, बेशक अब में 50 व्यू, 60 व्यू, 70 व्यूज़ इस पर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इससे कोई डिमोटिवेटेड नहीं हूँ, कि मुझे पता है कि आज आप नहीं समझेंगे, आने वाले 1 साल बाद समझेंगे, 2 साल बाद समझेंगे, और आपके बाद भी जो एक अलग कह सकते हैं जनरेशन आएगी कॉम्पिटिशन की, वो इनको देखेगी, चाहे वो आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी इनकी वैल्यू शायद हो सकता है कोई समझे, क्योंकि ये बहुत मेहनत से मैं चीज़ें बना रहा हूँ, और इस तरीके से बना रहा हूँ कि अगर आप इस पूरे चैप्टर को देखें जो आपने अभी तक पढ़ा, तो अगर आप एक कल्पना करके देखेंगे, मान करके चलिए यहीं से एक मेंस में आंसर आया, क्वेश्चन आ गया उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित, तो आप उसको जिस तरीके से मैंने फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह का यूज़ करके मैं आपको ये बताता हूँ, तो अगर उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन मेंस में आता है, तो आप कितनी सारी चीज़ें यहाँ से लिख सकते हैं, और एक कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ से चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है? तो ये नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखने की आदत नहीं डाल पा रहे हैं, या आप लिखना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए, आप चाहे कितना भी जानकारी प्राप्त कर लें, कहीं से भी पढ़ लें, कितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, आप पीसीएस नहीं बन पाएँगे। तो इसके लिए आपको जो काम है लिखने वाला, वो तो सर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है? तो आज ये 10th क्लास की बुक हमने कंप्लीट कर दी है, कल से हम 11th क्लास स्टार्ट कर देंगे। बाकी आप तैयारी अपनी कर ही रहे होंगे, और यहाँ से मैं बताता हूँ कि आप जब भी ये वीडियो देखा करें, उससे पहले एक बार चैप्टर को सरसरी निगाह से देख लिया करें, जल्दी-जल्दी उसकी एक रीडिंग कर लिया करें। उसके बाद में अगर आप इसको देखेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ, किसी भी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।